नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चहीता दोस्त जय कुमार, जो आप सभी का चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैसे क्वालिटी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका फ्यूचर ब्राइट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और भविष्य में एक मल्टी बैगर बनने का दमखम रखता है। तो चलिए दोस्तों, मेनली हम लोग आज बात करेंगे IRFC के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। IRFC इंडियन रेलवे के लिए फंड रेज करता है दोस्तों, यानी इंडियन रेलवे को अगर डेवलपमेंट के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो ये IRFC के थ्रू फंड रेज करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि IRFC फंड लाता कहाँ से है और इंडियन रेलवे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये कंपनी डिफरेंट तरह का पब्लिक बाउंड इशू करता है, जैसे कि ग्रीन बाउंड एंड मीडियम टर्म बाउंड। उसके बाद प्राइवेट टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बाउंड। इसके अलावा पब्लिक इशू ऑफ टैक्स फ्री बाउंड। इसके अलावा वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड एट्सेट्रा। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज से कंपनी फंड जुटाता है। इसमें लोगों का भरोसा इसलिए बढ़ जाता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसकी भरपाई करता है, यानी कि इसकी गारंटी लेता है। इस तरह से पब्लिक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इस पैसे का यूज कंपनी इंडियन रेलवे के लिए प्रोडक्ट्स खरीदता है, जैसे कि इंजन हो गया, डब्बा हो गया इत्यादि। यानी रेलवे के जितने भी मूविंग व्हीकल्स होते हैं वो सभी खरीदते हैं और इसे इंडियन रेलवे को लीज पर दे देते हैं और एवरी 6 मंथ पर रेलवे इसका भाड़ा या टैक्स पे करता है, जिससे कि कंपनी का अर्निंग काफ़ी बढ़ जाता है और कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने का चांस भी 0 हो जाता है। और इसी एसेट्स का जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो कंपनी वापस एक रीजनेबल प्राइस पर इंडियन रेलवे को बेच देता है, जिससे इसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट 0 हो जाता है, यानी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल की कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। दोस्तों, अभी हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर है, यानी IRFC की वेबसाइट पर अभी हम यहाँ आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की IPO की कि कंपनी का IPO कब आया। दोस्तों, कंपनी का IPO 19 जनवरी 2021 को आया था। ये कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप की कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस 23 रुपया 60 पैसा है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 30,842 करोड़ है। अगर इसकी और 52 वीक हाई की बात करते हैं तो कंपनी का 52 वीक हाई 26 रुपया 70 पैसा गया हुआ है और इसकी लो की बात करते हैं तो इसका 52 वीक लो यानी 1 ईयर लो कंपनी का 20 रुपया 80 पैसा है। अगर स्टॉक पी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्टॉक पी 6.14 है और यहाँ पे इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो इसका इंडस्ट्री पी 4.90 है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसकी बुक वैल्यू की। तो इस कंपनी का बुक वैल्यू है 28.60 पैसा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुक वैल्यू भी इसका अट्रैक्टिव है, क्योंकि करंट प्राइस
इस कंपनी का जो 23 रुपया 26 पैसा है उससे ज़्यादा इसका बुक वैल्यू ही है। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो दोस्तों ये डिविडेंड बहुत देती है, यानी डिविडेंड यील्ड इसका 4.45% है दोस्तों। अगर ROC की बात करते हैं तो 5.02% है और ROE की बात करते हैं तो 13.3% है और इसका फेस वैल्यू 10 है दोस्तों। और कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और अगर बात करते हैं डिविडेंड लास्ट ईयर की तो कंपनी ने 1372 करोड़ रुपया सिर्फ डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर को। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी में पोटेंशियल है और इसकी अर्निंग भी होती है दोस्तों। अगर उसके बाद इसकी ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो कंपनी जस्ट ही लॉन्च की है, 1 ईयर के आसपास हुआ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 26 रुपया 70 पैसा है और ऑल टाइम लो इसका 20 रुपया 8 पैसा है। तो कंपनी 52 वीक हाई से अभी 11.6% नीचे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से अगर बात करते हैं तो 52 वीक लो से यह 13.7% ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं एक ये बीच में ही ट्रेड कर रहा है ये कंपनी और आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें एक बाउंस बैक आएगा। और उसके बाद अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 रुपया इसका अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका लिस्ट हम निकाल चुके हैं और आप लोगों के सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2016 की अगर बात करते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व में 4,999 करोड़ था, मतलब करीब करीब 5,000 करोड़ था और इसके पास जो डेब्ट था 27,503 करोड़ का बड़ो। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के पास इतना कर्ज कैसे है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस करती है। तो ये पैसा कहीं और से उठाती है, यही इसका प्रॉफिट जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों। क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे, अगर बात करते हैं सिर्फ रिजर्व की हम बात करते हैं कि कंपनी का रिजर्व डे बाय डे बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्योंकि अगर इसका अगर बढ़ रहा है, कर्ज इसका बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। जितना पैसा ये फ्लो करेगा उतना ही इसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो चलिए यहाँ एक नज़र डालते हैं हम इसके रिज़र्व पे कि रिज़र्व में इसका बढ़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4,999 करोड़ 2016 में, मार्च के 2016 में इसके पास रिजर्व था। उसके बाद मार्च 17 की बात करते हैं तो इंक्रीज होकर के 5,483 करोड़ और 2018 की बात करते हैं तो 7,402 करोड़। बात करेंगे मार्च 2020 की तो 18,419 करोड़। और वहीं अगर बात करते हैं 2021 की तो 2021 में कंपनी के पास रिजर्व इंक्रीज होके 22,845 करोड़ हो गया। और अभी अगर करेंट ईयर जून 2021 की बात करते हैं तो कंपनी का जो रिजर्व बढ़ के 24,348 करोड़ का हो गया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजर्व है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज ही कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या कहता है। अब देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास अभी 86.36% है। और वहीं अगर FIIs की बात करते हैं तो FIIs के पास अभी करंट में 0.86% है और DIIs की बात करते हैं तो 3.74% है और पब्लिक की बात करते हैं तो 9.03% है। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोगों ने इसका डिस्कस किया और जाना कि कंपनी का सिचुएशन क्या है। दोस्तों अभी जहाँ तक मेरी राय है, अभी इस कंपनी में आने वाले समय में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, जाइए और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है ये कंपनी ज़्यादा कुछ करके देगी। अगर लॉन्ग टर्म पर्पस से हैं तो डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट कंपनी। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में तो बहुत हम लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन इसकी कुछ बिग पॉइंट्स भी हैं। इसका जो बिग पॉइंट ये है कि इसका ये एक पेनी शेयर है दोस्तों, समझिए तो एक पेनी शेयर है। इसका जो प्राइस है कम है और इसका प्राइस कम होने के कारण यहाँ जो ऑपरेटर हैं उसकी एक्टिविटी इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस वजह से थोड़ा इसमें डर भी लगता है इन्वेस्ट करने से।
लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, ये बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, मैनी हेड्स मैनी माइंड। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा सोचना है। आपका क्या सोच है इस शेयर के बारे में, इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका ग्रोथ है या नहीं, इन फ्यूचर इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह ले लें, और इसके अलावे भी आप खुद से कुछ एनालिसिस करें ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि यह शेयर आपके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं, ये आपके लिए शेयर अच्छा है या नहीं, इन फ्यूचर ये रिटर्न आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता है। एक बार और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। यहीं पर अपनी शब्दों को वाइंड अप करते हैं।